हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस क्लास में आज हम लोग फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े थे। अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, विभिन्न विभिन्न जो भी स्थितियां होती हैं, हर स्थितियों के बारे में पढ़े। आज हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे हैं। इसमें केवल दो ही स्थितियां हैं। पहली स्थिति, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। किस प्रकार से बनता है, चित्र द्वारा समझेंगे इसको। ये एक अवतल दर्पण हो, ये उत्तल दर्पण हो गया। इस उत्तल दर्पण का द्वारक M1 M2, ये इसका ध्रुव हो गया P, ये इस दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, इसको कहा जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये दर्पण का ये फोकस बिंदु हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया। प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, समांतर चलेगी, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये दर्पण से परावर्तित होकर के इस प्रकार चलेगी और ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, यह प्रकाश किरण फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष से समांतर ले रहे हैं, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर चल रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश किरण भी फोकस से आ रही है। तो इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश किरणें कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, कहाँ मिल रही है, फोकस से। ऐसा लग रहा है फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोनों प्रकाश किरणें फोकस पर मिल रही है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। ये प्रतिबिंब आभासी होता है, और जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उस स्थिति में प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, पहले स्थिति क्लियर हुई। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये उसके लिए चित्र हो गया। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के मध्य, दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के मध्य किसी भी बिंदु पर स्थित हो, तब वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। अर्थात अवतल दर्पण में क्या था कि अवतल दर्पण में स्थिति अलग अलग होती थी। वक्रता केंद्र रखते थे, फोकस रखते थे, वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखते थे, तो वहां पर अलग अलग स्थिति। लेकिन यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण में क्या है, वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी स्थित होगी। हर स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति यही रहेगी, प्रतिबिंब की स्थिति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जब कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो तो सदैव वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच ही बनता है। चित्र के द्वारा देखिए, ये अवतल दर्पण लिया, उत्तल दर्पण लिया गया, ये दर्पण का द्वारक हो गया M1 M2, ये इसका ध्रुव है। वस्तु को यहाँ रखा गया है अनंत और ध्रुव के बीच में। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से होकर के आ रही है। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु केंद्र की ओर चल रही है और परावर्तित होकर के इसी दिशा में वापस आ रही है। दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही है। तो जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, क्योंकि प्रकाश किरणें मिल नहीं रही है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक,
जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ही प्रतिबिंब आभासी होता है। और प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। जिस तरह से वस्तु रखी गई है, ये ओ डैश वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया आई डैश। तो जिस प्रकार से वस्तु रखा गया है उसी प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब दिख रहा है, तो ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। साथ ही साथ यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में यही दो स्थितियां हैं जहां पर कि प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होता है। केवल मुख्यतः एक दूसरी स्थिति है, इसी स्थिति में क्योंकि इसमें एक ही स्थिति में सारे प्रतिबिंब मिलते हैं, वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी स्थित होगा प्रतिबिंब सदैव हमें इसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हमने पूरा किया। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पूरा 6 स्थितियां थी वो पढ़ाया। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना 2 स्थितियां थी वो दोनों पढ़ा दिया। इस प्रकार से दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है ये पढ़ाया गया। ठीक, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के लिए सूत्र क्या है। अगला हेडिंग है दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। दर्पण के लिए U, V और F में क्या सूत्र होता है हमें वो दिखाना है। केवल सूत्र लिखना है, निगमन या डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग केवल यहाँ सूत्र पढ़ेंगे U, V और F में क्या संबंध होता है। पहले ये जान लें कि U, V और F है क्या। तो U क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। U क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। V क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और F यहाँ पे है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण चाहे अवतल दर्पण हो अथवा उत्तल दर्पण हो, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों स्थितियों में ये सब कॉमन चीजें हैं, ये नहीं बदलती हैं। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सभी के लिए फॉर्मूला यही लगता है। तो U, V और F ये तीनों चीजें क्या है ये समझ में आया। अब इसके लिए दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये दर्पण का सूत्र कहलाता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ठीक, अब इस सूत्र में जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो कहां से ली जाती हैं? ध्रुव से। तो इसके लिए यहाँ पर U, V और F के जो चिन्ह हैं वो किस प्रकार से रहेंगे, तो हमें एक बार चिन्ह परिपाटी समझाते हैं। सिंबल क्या रहेगा इतना समझ आ रहा है ना। ये दर्पण का जो सूत्र है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब क्या चिन्ह की परिपाटी रहेगी ये समझना है। देखिए चित्र परिपाटी क्या रहेगी। हम लोग इसमें जितनी भी दूरियां नापेंगे, चाहे दर्पण की दूरी, वस्तु की दूरी नाप रहे हो, प्रतिबिंब की दूरी नाप रहे हो, जो भी दूरी नापेंगे वो हमेशा कहां से नापना शुरू करेंगे? ध्रुव से। तो एक तरह से ध्रुव हमारा मुख्य बिंदु हो गया, मेन पॉइंट हो गया। सारी दूरियां ध्रुव से नापी जानी है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में होती हैं, आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, वो दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम दिखा रहे हैं ये हमारा उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। अब इस अवतल दर्पण में ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया। तो ध्रुव से दूरी नापी जा रही है। मान लीजिए कि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो इसका मतलब किरण की चलने की दिशा सदैव यही रहेगी। जो भी किरण हम दिखाएंगे वो बाएं से दाईं ओर दिखाएंगे। किरणें, प्रकाश किरणें सदैव किधर दिखाएंगे? बाएं से दाईं ओर। ठीक है, यदि कोई दूरी हम बाएं से दाईं ओर नाप रहे हैं तो वो दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। जैसे आपतित किरण की दिशा ये हो गई, यदि हम कोई दूरी ध्रुव से इधर नापते हैं, कोई भी दूरी ध्रुव से इधर नापते हैं तो उसका चिन्ह होगा ऋणात्मक। ठीक, क्योंकि ये जो है वो आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई क्लियर। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी है, तो आपतित किरण इधर चल रही है तो इधर जितनी दूरी नापेंगे वो सभी किस चिन्ह के साथ? प्लस चिन्ह के साथ। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी।
तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, अर्थात अगर हम ध्रुव के बाईं ओर कोई दूरी नाप रहे हैं तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा, वो चाहे वस्तु की दूरी हो अथवा प्रतिबिंब की दूरी हो। ठीक, और अगर हम ध्रुव के दाईं ओर दूरी नाप रहे हैं तो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये चाहे वस्तु की दूरी हो अथवा प्रतिबिंब की दूरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर इधर प्रतिबिंब की दूरी होगी, वस्तु तो सदैव बाईं ओर ही रखी जाती है। ये हो गया। तो तीन चीजें मुख्यतः स्पष्ट हुई। सभी प्रकाश किरण जो भी होगी वो हमेशा बाएं से दाईं ओर चलेगी। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होंगी और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी, ध्रुव से ही हम नापना शुरू करेंगे। ठीक, साथ ही साथ अगला जो है वो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर हम कोई दूरी नाप रहे हैं, जैसे ये है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर कोई दूरी नाप रहे हैं तो वो दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी, वो चाहे वस्तु की दूरी हो अथवा प्रतिबिंब की लंबाई हो, वस्तु की लंबाई हो अथवा प्रतिबिंब की लंबाई हो। तो अगर हम वो लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर नाप रहे हैं तो धनात्मक होगी, और यदि उसको हम मुख्य अक्ष के नीचे नाप रहे हैं तो ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो u v के चिन्ह क्या होंगे वो यहां से पता चलेगा कि u और v के चिन्ह क्या होंगे। अगर यही चीज हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उत्तल दर्पण की स्थिति ये होती है। इस स्थिति में ये मुख्य अक्ष हो गया, वस्तु को यहाँ रखा गया और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी u हो गई, ये ऋणात्मक हो गई, प्रतिबिंब की दूरी ये v हो गई, ये धनात्मक हो जाएगी। वस्तु की लंबाई अगर है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये धनात्मक लंबाई ली जाएगी। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये भी धनात्मक होगी। ठीक, तो इस तरह से चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या चिन्ह लगेगा, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किस चिन्ह के साथ में जाएगी, ये क्लियर हो गया। और फोकस दूरी के लिए, तो फोकस दूरी के नोट कर लेंगे दो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस प्रकार से? चित्र में जैसे कि ये दिखाया जा रहा है, ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब इसके लिए फोकस यहाँ कहीं होगा, फोकस यहाँ कहीं होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है। ये फोकस हो गया, और ध्रुव के बाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी। तो चूंकि फोकस यहाँ है तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी हो गई वो ऋणात्मक हो गई। उत्तल दर्पण के लिए फोकस इधर होता है, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस इधर होता है, तो ध्रुव के दाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो गई। ठीक, तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण की फोकस दूरी, इन सभी के चिन्ह क्या होंगे, चिन्ह परिपाटी क्या होगी, वो एक के द्वारा समझाया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो रहेगा रेखीय आवर्धन। ठीक, रेखीय आवर्धन अगला हेडिंग हमारा रहेगा। इसके संबंध में जो भी फार्मूले है, जो भी परिभाषा है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक।